हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग रिसर्च पेपर, शोध पत्र देखेंगे। ठीक। ये जो रिसर्च पेपर है, शोध पत्र, उसी पे बात होगी। तो रिसर्च पेपर क्या होता है? ये पेपर पीसेस ऑफ एकेडमिक राइटिंग होता है टू प्रोवाइड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड आर्गुमेंट बेस ऑन डेप्थ इंडिपेंडेंट रिसर्च। तो इसमें विश्लेषण भी होता है, व्याख्या भी होता है और तर्क भी प्रदान किया जाता है। और इसकी खास बात यह है रिसर्च पेपर की कि ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक। रिसर्च में हम लोग, जो रिसर्च होता है उसमें हमारा गाइड होता है, लेकिन शोध पत्र में हमारा कोई गाइड नहीं होता। ये क्या होता है, स्वतंत्र शोध कहलाता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट रिसर्च कहलाता है, क्योंकि रिसर्च के ही चरण इसमें भी फॉलो करते हैं और कुछ शोध करके एक पेपर में छाप के उसको हम लोग क्या करवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग रिसर्च करते हैं वो इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र शोध होता है, उस आधार पे करते हैं। और इसमें भी विश्लेषण करते हैं, जो डाटा रहता है एकेडमिक राइटिंग होता है इसमें, और जो डाटा होता है उसका व्याख्या करते हैं। उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, तर्क प्रदान करते हैं उसमें, रिसर्च पेपर में। तो यहाँ पे रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, संरचना कैसे होता है, उसको देखते हैं। तो वैज्ञानिक पेपर विशिष्ट वर्गों में व्यवस्थित होते हैं, और जो वैज्ञानिक पेपर होता है वो विशिष्ट वर्ग में व्यवस्थित होता है, प्रत्येक का एक लक्ष्य भी होता है यहाँ पे। ठीक। तो टाइटल रहता है इसमें, जो आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो वो किस टाइटल पर है। ठीक। टाइटल रहेगा यहाँ पे। तो शीर्षक स्पष्ट और रोचक होना चाहिए, अन्यथा पाठक पढ़ना जारी नहीं रखेगा। तो आपका जो पेपर रहेगा, रिसर्च पेपर जिसमें आप पेपर में रिसर्च किए हो, वो शीर्षक उसका स्पष्ट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि किस चीज पे आपने रिसर्च पेपर लिखा है, और वो रोचक भी होना चाहिए। ठीक। तभी क्या करेगा, पाठक उसको पढ़ना जारी नहीं, अन्यथा पाठक उसको क्या करेगा, पढ़ना जारी नहीं रखेगा। कोई पढ़ेगा नहीं उसको, तो आपका रिसर्च पेपर फिर कोई काम का नहीं आएगा। ठीक। तो रीडर कंटिन्यू रीडिंग नहीं करेगा उसका, अगर वो उसको रोचक नहीं लगा तो। ठीक। तो इसमें टाइटल होता है, लेखक का नाम, और संबद्ध संबद्धता शीर्षक पृष्ठ पर है। ठीक। तो ऑथर नेम और अफिलिएशन ऑन दिस पेज ऑफ टाइटल। तो आपका नाम रहेगा वहां पे, और संबद्धता कहाँ से प्राप्त है वो भी वहां पे रहेगा, किस संबंध में है, संबद्धता कहाँ से है वो भी रहता है इसमें। ठीक। और एब्स्ट्रैक्ट रहेगा उसका। तो इसमें क्या रहता है, समरी ऑफ रिसर्च रहता है, शोध का सार लिखा रहेगा वहां पे। ठीक। जो भी शोध का किए रहेंगे, जो भी रिसर्च पेपर तैयार किए रहेंगे, उसका एक छोटा सारांश दिया जाता है। पहले उसका छोटा सारांश दिया जाता है कि इसमें ये सब बातें बताई जाएंगी, या इस समस्या का समाधान बताया जाएगा, या इसमें इस इन बातों का समग्र किया गया है। इसमें थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सार रहता है। ठीक। तो शोध का सारांश रहता है उसमें। यह लगभग शीर्षक जितना ही महत्वपूर्ण है। जो शीर्षक आप लोग डिसाइड किए हैं अपने रिसर्च पेपर का, उसके समान ही ये क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पाठक इससे शीघ्रता से पढ़ सके। क्योंकि पाठक क्या करता है, अब उसको इंपॉर्टेंट लगेगा, पहले वो सार को पढ़ेगा, समरी को पढ़ेगा आपके रिसर्च पेपर का। अगर उसको लगा कि सार में अच्छी बातें लिखी गई है, तो वो फिर डिटेल से पढ़ेगा आपके रिसर्च पेपर को। ठीक। क्योंकि क्योंकि को वाक्य छोटा और केंद्रित रखें। वाक्य को यहाँ पे क्या रखना है, छोटा और केंद्रित रखना है जब सार लिखेंगे तो। ठीक। परिवाणी शब्द का उद्धरण
गुणों से बचें। तो जो अवॉइड एक्रोनिमियस इन क्रेडिटेनियंस जो शब्द होते हैं उससे बचना चाहिए। जैसे कि कोई शब्द होता है जो आपको ही पता है, जर्नल आपको पता नहीं है उसका, तो ऐसे शब्द नहीं लिखना चाहिए जो क्या हो वहां पे बहुत सारा मीनिंग डिराइव करता हो। ठीक। तो अगर बहुत सारा मीनिंग डिराइव करता हो कोई शब्द है, तो उसको पढ़ने से जो पठन करता क्या होगा वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसका मीनिंग कई प्रकार से निकले वहां पे। ठीक। तो इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल करने से यहाँ पे बचना चाहिए। इंट्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो परिचय और समस्या का यहाँ पे विवरण दिया जाएगा। तो शोध का आप तो यहाँ पे अपना परिचय दे सकते हो, या जो भी समस्या है उसका थीसिस तर्क बताना, यहाँ पे तर्क बताओगे अपना। ए गुड इंट्रोडक्शन स्टेट इन द मेन रिसर्च प्रॉब्लम एंड थीसिस आर्गुमेंट। तो एक अच्छा परिचय मुख्य शोध समस्या और थीसिस तर्क बताता है। तो मुख्य आपका शोध समस्या क्या है, आपका थीसिस किसमें है, इस तर्क को बताएगा वहां पे। ठीक। और आप वास्तव में क्या पढ़ रहे हैं और यह महत्वपूर्ण क्यों है, यह कितना मूल है, ये भी वो बताता है। परिचय, उसका परिचय जो होता है या समस्या का विवरण। तो वास्तव में आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप समस्या को पढ़ोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप क्या पढ़ने वाले हैं या क्या पढ़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण क्यों है, यह कितना मूल है और कितना ओरिजिनल है। कई लोग क्या करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं और मतलब जो समस्या होती है वो कहीं और से उठा लेते हैं, तो उसमें मूलता का ज्ञान नहीं होता। आप मूल समस्या के ऊपर कोई अपना जो सही में जो समस्या है उस पर आप रिसर्च, मतलब जो रिसर्च पेपर है वो लिख रहे हो, कि कहीं से दूसरे कोई का जो समस्या है वहां से उठा के ले आए। तो आपका जो समस्या होता है वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब वाकई में समस्या होना चाहिए उस चीज का। जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो और उसका उसमें समाधान मिलना चाहिए, तभी वो ओरिजिनल कहलाता है, मूल कहलाता है। क्या यह अन्य अध्ययनों में एक अंतर भार देगा। तो अदर स्टडी किया है आपने उस समस्या पे, तो अदर स्टडी पे क्या ये अंतर देगा, अंतर पड़ेगा कुछ कि नहीं पड़ेगा उसमें, अगर आप पढ़ोगे तो। जो अदर स्टडी किया है इससे रिलेटेड आपने, तो उस गैप को फिल करेगा क्या ये, फिल गैप इन अदर स्टडी। ठीक। अपने विषय को स्पष्ट रूप से कहने से पहले भी कभी अपने विषय के लिए एक लंबा औचित्य प्रदान ना करें। तो अपने विषय को स्पष्ट रूप से कहने से पहले अपने विषय के लिए एक लंबा औचित्य प्रदान ना करें। मतलब लंबा उस चीज के बारे में जस्टिफाई पहले से ना कर दें उस चीज को। लेंथली जस्टिफाई योर टॉपिक बिफोर हैज बीन एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड। तो जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं किए हो ना, तो पहले से उसको जस्टिफाई मत करो। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे, जब पूरा समझ में आ जाएगा आपका रिसर्च पेपर, आप पूरा समझा लिए उसको, ठीक, टॉपिक पूरा समझाए हो, तब आप अपने गुण रिसर्च के अवगुण को बताना शुरू करो। ये नहीं कि मेरे रिसर्च पेपर में ये मैंने बताया है कि ये नहीं बताया है। अपने रिसर्च पेपर का गुणगान मतलब जस्टिफाई खुद से पहले से ही करना शुरू मत कर दो, पहले उस चीज को समझाओ। ठीक। एक्सप्लेन करो अच्छे से अपने रिसर्च पेपर को कि ऐसा ऐसा है ये, उसके बाद उसको जस्टिफाई करो आप। ठीक। अब इसमें लिमिटेशन ऑफ स्टडी, अध्ययन की परिसीमाएं। तो यह इंगित करता है कि आप क्या करने का इरादा रखते हैं। ठीक। तो रिसर्च पेपर से क्या पता चलता है हमको कि क्या आप क्या करने का इरादा रखते हैं, किस चीज पे आप ज्यादा केंद्रित हो, तो उसी चीज पे आप क्या करोगे, रिसर्च पेपर लिखोगे। और आप क्या करने का प्रयास नहीं करने जा रहे हैं। ठीक। ये भी पता चलता है इससे कि आप क्या करने का प्रयास नहीं करने जा रहे हैं। आप अपने पेपर के दायरे को कई कारकों से सीमित कर सकते हैं।
ठीक, तो विभिन्न कारकों से क्या करेंगे, आप अपने पेपर के दायरे को सीमित कर सकते हैं। और जितना सीमित रहता है ना, मतलब एक केंद्र समस्या एक केंद्रित होना चाहिए ना, एक मतलब सीमित समस्या होनी चाहिए कि इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि दुनिया भर का बात लिख दिए और निष्कर्ष कुछ निकल नहीं रहा है। तो जिस समस्या पे आप केंद्रित किए हो, तो उसी समस्या पे आपका फोकस होना चाहिए। गोल गोल घुमाना नहीं है उस चीज को रिसर्च पेपर में। ठीक, तो जो समस्या है उसी पे केंद्रित बात करें, उससे अन्यथा बात ना करें। ठीक, तभी क्या होगा वहां पे दायरे में रहोगे आप रिसर्च के। उदाहरण के लिए समय, कर्मियों, लिंग, आयु, भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीयता आदि। तो इस सब पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। ठीक, तो लिटरेचर रिव्यू होता है फिर। शोध प्रक्रिया से पता चलता है कि अन्य लेखकों ने आपके विषय के बारे में क्या लिखा है। तो वही लिटरेचर रिव्यू, जो भी हम लोग शोध कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिखने के लिए शोध करेंगे, उससे लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि और जो लेखक थे उस विषय के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। यही साहित्य का समीक्षा करने से हमको पता चलता है कि जिस साहित्य पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उस साहित्य में जो अन्य लेखक हैं उन्होंने उस साहित्य के बारे में क्या लिखा है। मैथोलॉजी होता है फिर। ठीक, डिस्कस योर रिसर्च मैथोलॉजी। यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने रिसर्च मैथोलॉजी का। और अपने गुणात्मक या मात्रात्मक शोध की विधि का नियोजन किया जाता था, या किया जाता था, लिखा है किया जाता है। ठीक, और क्या क्या आपने लोगों को प्रश्नावली या साक्षात्कार दिया था कि नहीं दिया था, उनको क्या प्रश्नावली दिया था आपने, या उनको क्या किया था, इंटरव्यू किया था आपने रिसर्च पेपर जब लिखा था तो। ठीक, आपका शोध कैसा है, गुणात्मक है या मात्रात्मक है। ठीक, कोई क्षेत्र अनुसंधान किया गया, अपने डाटा कैसे एकत्र किया, ये सब रिसर्च मेथोलॉजी में आता है उसके। मेन रिसर्च के रिसर्च मेथोलॉजी में भी यही आता है। ठीक, मेन बॉडी ऑफ पेपर, जिसमें आर्गुमेंट रहेगा आपका खुद का स्वयं का, मतलब खुद से लिखित आर्गुमेंट रहेगा ना आपका, कहीं से यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलता। आपका खुद का स्वयं का आर्गुमेंट रहेगा उस समस्या पे, आप क्या सोचते हो, या उस समस्या पे आपका समाधान, मतलब आप कैसे समाधान दे सकते हो उसका, आपका क्या थिंकिंग है उस समस्या पे। तो यह आमतौर पर कागज का सबसे लंबा हिस्सा होता है। ठीक, जो भी यहाँ पे कागज रहेगा उसका सबसे लंबा हिस्सा रहेगा आपका आर्गुमेंट। यहीं पर लेखक थीसिस का समर्थन करता है और तर्क का निर्माण करता है। तो अपने तर्क का निर्माण करोगे आप यहाँ पे। ठीक, बिल्ड करोगे अपने तर्क को, मतलब तर्क दोगे यहाँ पे उस समस्या के लिए, लॉजिक दोगे अपना एक। ठीक, तो यहीं पे अपना अपना क्या करोगे आप, जितना भी तर्क है उसका निर्माण करोगे और लोगों को समझाने की कोशिश करोगे यहाँ पे, जिसमें अधिकांश उदाहरण और विश्लेषण सम्मिलित हैं। तो कई प्रकार के उदाहरण दोगे और कई प्रकार का यहाँ पे विश्लेषण करोगे, यहाँ पे क्लियर करने के लिए उस चीज को। ठीक, सॉलिड आर्गुमेंट होगा यहाँ पे, सभी पॉइंट पे जितने भी बिंदु पे आप लोग उसमें लिखे उसमें सॉलिड आर्गुमेंट होगा। इस खंड में सभी बिंदु पर स्पष्ट तर्क और ठोस तर्क के साथ थीसिस के तर्क संगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो रिजल्ट यहाँ पे निकालते हैं फिर उसी से। तो डिस्कशन ऑन फाइंडिंग, आपका निष्कर्ष पर चर्चा होती है। ठीक, सावधान रहे कि निश्चित बयान ना दें, एक डेफिनेट बयान नहीं देना है आपको, नहीं तो आप ही फंस जाओगे। ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता ही है, ये नहीं बोलना चाहिए, बोल रहा है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है वहां पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 5% हम लोग का चांस रहता है, या 10%, या बहुत ही क्या हो रिसर्च में श्योर शॉर्ट हो एकदम, तब भी से 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर चलते ही हैं। ठीक, 1%। तो कभी भी ये यहाँ पे क्या करना चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए कि आप पूरा निश्चित हो, एकदम श्योर हो
ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। 1% नहीं भी हो सकता है, आप जो बोल रहे हो वो 1% पर लागू नहीं भी हो सकता है 5% पर लागू ना हो, आप जो बोल रहे हो वो हो सकता है 10% पर लागू ना हो। ठीक, तो कभी भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि ये निश्चितता को बताता हो, जिससे एकदम निश्चित नहीं होना चाहिए रिसर्च में। ठीक, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है, हम लोगों ने किसमें पढ़ा है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या पढ़ा है, टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्योंकि जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल थिंकिंग में चेंज होती रहती है। ठीक, हमारी थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, समय के साथ चेंज होती रहती है। ठीक, परिणाम बताते हैं और कुछ सच या नहीं, कि कुछ सच है या नहीं। तो परिणाम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं आपको कि कुछ सत्य है कि वो सत्य नहीं है, ये बताता है। जो रिजल्ट है वो जो भी आपने खोजा है वो सत्य है कि नहीं है, ये बताता है। यह तब भी सत्य है जब आपके परिणाम आपकी कल्पना को सिद्ध करते हैं। तो आपने जो हाइपोथेसिस लेके चला था, ठीक, आपने जो परिकल्पना की थी उसको आपने अगर प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड योर हाइपोथेसिस, तो उसको भी हम लोग ट्रू मान के चलते हैं। जब हाइपोथेसिस प्रूव्ड हो जाता है, हमको हमारा हाइपोथेसिस जब प्रूव्ड हो जाएगा, तो तब भी यह सत्य है कि आपके परिणाम आपके परिकल्पना को सिद्ध करते हैं, तो भी आप उसे सत्य मानोगे। फिर कंक्लूजन निकलता है इससे। कंक्लूजन में क्या रहेगा, इस खंड में चर्चा करेंगे कि आपके परिणामों का क्या अर्थ है। ठीक, तो क्या अर्थ है आपके परिणामों का, जो भी परिणाम आया उसका एक निश्चित अर्थ निकालोगे, यहाँ पे मीनिंग डिराइव करोगे। जो भी परिणाम आया उसका एक कंक्लूजन निकालोगे, मतलब उसका एक सार निकालोगे, कंक्लूड करोगे उसको। ठीक, कि हमने जो भी रिसर्च किया या रिसर्च पेपर लिखा, रिसर्च तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या है। जैसे कि उपभोक्ता व्यवहार के ऊपर हम लोगों ने क्या रिसर्च पेपर लिखा। ठीक, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार पे क्या क्या लिखा हमने, रिसर्च पेपर लिखा। तो यहाँ पे जो उपभोक्ता व्यवहार कर रहे हैं वो प्राइस से रिलेटेड क्या व्यवहार कर रहे हैं, मूल्य से रिलेटेड क्या व्यवहार कर रहे हैं। अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तब वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक, अगर उनका आय में परिवर्तन हो रहा है उपभोक्ता के, तब वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन आप लोग क्या निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे कि निश्चित स्थिति में वो कैसा बिहेव कर रहे हैं वो चीज, उसका कंक्लूजन निकालोगे। और यहाँ पे रिफरेंस दिया जाता है। अब जितना भी आप लोगों ने बुक का इस्तेमाल किया है उसका रिफरेंस दोगे यहाँ पे कि मैंने ये बुक का इस्तेमाल किया है, संदर्भ। ठीक, पाठ में सभी उदाहरणों का एक संगत संदर्भ होना चाहिए। प्रारूप प्रोटोकॉल के लिए अपने लेखक दिशा निर्देशों की जांच करें। ठीक, तो संदर्भ में वही रहता है, जितना भी आप लोगों ने डाटा उपयोग किया है, कहाँ कहाँ से उपयोग किया है, उसका एक संदर्भ देते हैं यहाँ पे। व्हाट आर द जर्नल इंडेक्स, तो जर्नल इंडेक्स क्या होता है उसी को देखेंगे। तो यह एक सूचांक, एक उद्देश्य के लिए एक साथ एकत्रित की गई वस्तु की एक सूची है। तो एक ये सूचांक होता है जर्नल इंडेक्स। ठीक, तो जितने भी हम लोगों ने वस्तु एकत्रित की है ना, उसका एक सूचना यहाँ पे दिया जाता है जर्नल इंडेक्स में, जिसे ग्रंथ सूची, अनुक्रमणिका, ग्रंथ की सूची, डाटाबेस भी कहा जाता है। संकायों, विषयों या प्रकाशन के द्वारा आयोजित पत्रिकाओं की सूची। तो जैसे कि हम लोग बुक वगैरह में देखते नहीं है, अनुक्रमणिका लिखा रहता है या ग्रंथ सूची लिखा रहता है, तो उसमें फिर सब्जेक्ट वगैरह लिखे रहते हैं, टॉपिक वगैरह लिखा रहता है। ठीक, तो वही है। और प्रकाशन, संकाय, विषय या प्रकाशन के द्वारा आयोजित पत्रिकाओं की सूची भी होती है ये। ठीक है, अनुक्रमण वैज्ञानिक पत्रिकाओं का एक डाटाबेस है जिसमें प्रकाशन के संदर्भ में नैतिकता और गुणवत्ता बनाए रखने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जो इंडेक्सिंग होती है वो क्या होता है, वैज्ञानिक पत्रिकाओं का एक डाटाबेस होता है
तो जितना भी हमारे पास पत्रिका रहेंगे, साइंटिफिक जर्नल रहती हैं, उसका एक डाटाबेस होता है। तो ये नैतिकता को मतलब बरकरार रखता है। उस डाटाबेस में सबके जर्नल्स रहते हैं, जिससे क्या होता है किसी का जो रिसर्च पेपर है वो कोई चोरी नहीं कर सकता इससे। तो उससे क्या होता है, नैतिकता व गुणवत्ता बनाए रखने का एक अच्छा रिकॉर्ड है ये। ठीक, डाटाबेस में रहेगा ये, उससे नैतिकता और गुणवत्ता बना रहेगा। आपका आपका मतलब जो डाटा है, जो आप कलेक्ट किए थे या रिसर्च पेपर है, वो कोई चोरी नहीं कर सकता वहां पे। ठीक, और इसका कुछ कुछ सॉफ्टवेयर भी आता है। तो अनुक्रमण क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है? तो किसी जर्नल एसोसिएशन की गुणवत्ता को दर्शाता है। अनुक्रमणिका पत्रिकाओं के गैर अनुमानित पत्रिकाओं की तुलना में उच्च वैज्ञानिक गुणवत्ता वाला माना जाता है। अनुक्रमणिका पत्रिकाओं ने ऑनलाइन उपस्थिति का विस्तार किया जाता है, लेख खोजने की क्षमता में सुधार किया जाता है, और अपने स्वयं के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले प्रकाशन के लिए प्रतिष्ठित है। तो इसमें नेट में इसको डाल देते हैं हम लोग। कहने का मतलब यह है कि इंडेक्सिंग में क्या होता है, नेट में डाल दिए रहते हैं, और नेट में वो क्रमबद्ध तरीके से ये डला रहता है, फिर ये इंडेक्सिंग हो जाता है उसका। ठीक, तो हाई क्वालिटी में डाला रहता है ये ऑनलाइन, उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो ये रिसर्च पेपर, जितना भी रिसर्च हुआ रहता है वो रिसर्च पेपर नेट में डाला रहता है ऑनलाइन। तो इंडेक्सिंग के प्रकार यहाँ पे तो सामान्य सूचांक होते हैं। इस प्रकार के इंडेक्शन जर्नल के विभिन्न विषयों और विविध विषयों को कवर करता है। तो जर्नल सामान्य सूचकांक में बहुत सारे विषय को कवर किया जाता है इसमें। विविध विषयों, बहुत सारे विषय को कवर किया जाता है इसमें। ठीक, वैरायटी होती है टॉपिक की, और ब्रॉड वैरायटी होती है इसमें। और स्पेशलाइजेशन इंडेक्स में क्या होता है, इसमें जो सूचकांक रहेंगे, ठीक, जो डाटा डाला रहेगा, विशिष्ट सूचकांक एक विशिष्ट विषय अनुसंधान को कवर करते हैं। आमतौर पर अधिक विद्वानों की पत्रिकाओं को अनुक्रमित करेंगे। तो इसमें कोई विशिष्ट, जैसे कि कोई साइंस में रिसर्च हुआ है, तो वो साइंस का ही क्या करेगा, इंडेक्स बना के रखेगा। अगर इकोनॉमिक्स में रिसर्च हुआ है तो इकोनॉमिक्स का ही इंडेक्स बना के रखेगा। ठीक, तो अनुशासन को कवर करता है, आमतौर पर अधिक विद्वानों की पत्रिकाओं को अनुक्रमणित करेंगे। सिपाही टॉपिक इंडेक्स। तो बेसिक इंडेक्सिंग स्टैंडर्ड। तो बेसिक इंडेक्सिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, किसी भी जर्नल की बुनियादी अनुक्रमण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित मानक होने चाहिए। तो कौन कौन से मानक होने चाहिए? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होना चाहिए। तो यही बुक वगैरह में यही लिखा, देखिएगा इसी प्रकार लिखा रहता है, नंबर देते हैं उसको, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। तो यही नंबर रहेगा, तो ये आइडेंटिफाई रहता है सीरियल नंबर। ठीक, और हमको पता चल जाता है कि कौन सा पब्लिकेशन का है करके उस सीरियल नंबर को डालने से ही। अंतरराष्ट्रीय मानक सीरियल नंबर एक सीरीज आवर्ती प्रकाशन जैसे मासिक पत्रिका की पहचान करने के लिए श्रृंखला के एक सेट के को दी गई संख्या है। ठीक, और डिजिटल आइडेंटिफायर में क्या होता है, डिजिटल वस्तु पहचान करता एक DOI, एक डिजिटल आइटम, जर्नल, लेखा, डाटा फाइल, प्रस्तुति फाइल आदि। ये सब जर्नल, लेखा, डाटा, ये सब प्रेजेंटेशन, ये सब फाइल को इसी में रखा जाता है, डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफायर्स में, डिजिटली रूप से। मतलब ऑनलाइन इसको क्या किया जाता है, सेव रखा जाता है इसमें। एक स्थापित प्रकाशन कार्यक्रम। तो पब्लिशिंग शेड्यूल में क्या रहता है, कॉपीराइट नीति रहता है। कॉपीराइट नीति मतलब आप किसी का सेम टू सेम यूज नहीं कर सकते ना, तो नहीं तो कॉपीराइट क्लेम लग जाता है। सेम टू सेम यूज करोगे तो कॉपीराइट क्लेम लगता है। अगर यूज कर रहे हो तो संदर्भ देना पड़ता है हमको कि इस बुक का यूज किए हैं करके, डाटा वहां पे।
ठीक, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम लग जाता है यहाँ पे। बेसिक आर्टिकल लेबल, मेटा डाटा, मूल लेखा स्तरीय मेटा डाटा। तो यहाँ पे जो मेटा डाटा होता है वो आर्टिकल में कौन से लेवल पे आप क्या कर रहे हो, उसका कॉपी कर रहे हो यहाँ पे। ठीक, तो 10% तक अगर कॉपी किए हो, 10% तक कॉपी किए हो, तो क्या होता है यहाँ पे वो पनिशेबल नहीं रहता। लेकिन उससे ज्यादा अगर कॉपी किए हो तो वो पनिशेबल रहता है। फिर 30%, 50%, 60% ऐसे करके वो रहता है। ठीक, तो हैविंग एटलीस्ट 5 issues और एटलीस्ट 1 of 3 year old। तो यहाँ पे कम से कम 4 संस्करण और नवीनतम 1 से 3 साल पुराना होना चाहिए। आपको कॉपीराइट मतलब जो नीति है उसको लेने के लिए 4 संस्करण आपके निकल 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 जाने चाहिए। ठीक, जैसे बुक में संस्करण नहीं आता है कि 2017 का संस्करण है, 2018 का संस्करण है, फिर 2019 का संस्करण है करके बुक बुक में आता है। वैसे आपके 4 संस्करण कम से कम होने चाहिए कॉपीराइट के लिए, और 1 से 3 साल पुराना होना चाहिए। संपाद संपादकीय बोर्ड में कम से कम 60% विदेशी सदस्य होने चाहिए आपके। ठीक, जो आपके पब्लिशर बोर्ड हैं वहां पे क्या होने चाहिए, 60% विदेशी मेंबर होने चाहिए। ठीक, तभी आपको कॉपीराइट नीति यहाँ पे मिलेगी पब्लिशिंग शेड्यूल कार्यक्रम प्रकाशन के लिए। वाई इंडेक्सिंग इसेंशियल। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग क्यों जरूरी है, इंडेक्सिंग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी, सरल उपयोग के लिए। ठीक, चूंकि एक पत्रिका का मुख्य उद्देश्य व्यापक दर्शक के लिए सुलभ होना है। एक बार जब हमें डाटाबेस द्वारा अनुक्रमणित किया जाता है तो इसे तुरंत डाटाबेस के उन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है जिससे उन पत्रिकाओं को अनुक्रमणित किया जाता है। जैसे कि अमेजॉन में किंडले नहीं आता है, वो भी एक डाटाबेस है बुक पढ़ने का। तो किंडले में क्या रहता है, सब बुक का डाटाबेस रहता है उसमें। और कोई भी बुक हम लोग उसमें फ्री में भी अवेलेबल रहता है, और उसमें परचेस करके भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तो एक सुलभ डाटाबेस रहता है। ठीक, इंडेक्सिंग में तो उसमें इंडेक्सिंग रहता है फिर बुक का, जिससे क्या होता है हमको खोजने में आसानी होती है। बुक वगैरह अगर पढ़ते हैं ना तो इंडेक्सिंग से खोजते हैं, इंडेक्स तो बना रहता है, तो उसको पढ़ने के लिए क्या रहता है हमारे लिए आसान रहता है, इंडेक्स वगैरह बना रहता है। तो यहाँ पे पत्रिकाओं को अनुक्रमणित करने की बात हो रही है ना, तो पत्रिका में जो इंडेक्सिंग रहता है ना उसकी बात हो रही है। रिपुटेशन, प्रतिष्ठा। तो यदि एक पत्रिका बड़ी संख्या में एकेडमिक आबादी के लिए उपलब्ध है तो इसे एक निश्चित क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी का विश्वसनीय स्रोत माना जाएगा। तो कोई भी एकेडमिक अगर आबादी में उपलब्ध है, कोई भी एकेडमी में उपलब्ध है वो, ठीक, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एकेडमिक पॉपुलेशन में उपलब्ध है, तो इससे क्या होता है निश्चित क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी के विश्वसनीय इसको स्रोत माना जाता है। हाई क्वालिटी जो इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको उस पत्रिका से, ठीक, तो वो इंफॉर्मेशन क्या रहेगा हमारे लिए, हाई क्वालिटी रहेगा। क्वालिटी पे भी मतलब उसमें छपा, तो कई पत्रिकाएं ऐसी होती है ना कि उसमें छपा मतलब इसका जानकारी सही ही माना जाएगा। जैसे टाइम टाइम मैगजीन आता है, ठीक, तो उसमें छपता है तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, बिल्कुल सही ही मान के चलते हैं। तो ऐसी जर्नल जो रहता है तो वो भी क्या होता है, जो जर्नल रहता है वो अकादमिक आबादी के लिए उपलब्ध होता है और एक निश्चित क्षेत्र में उसको उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। रीडरशिप, पाठक। यदि किसी जर्नल को
उस शोधकर्ता के क्षेत्र में किसी ज्ञात डाटाबेस में अनुक्रमणित किया जाता है तो वह उसे आसानी से ढूंढ लेगा और उसे पढ़ लेगा। इससे उस जर्नल की रीडरशिप बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र में उसको डाटाबेस में रखा गया है, कोई भी क्षेत्र हो जाए, चाहे वो फिजिक्स का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसको डाटाबेस में रखा गया है तो उस तक पहुंचना आसान रहेगा हमारे लिए, और उसे कोई भी आसान गति से पढ़ लेगा। तो उसमें जो रीड करते हैं ना, पाठकों की संख्या दिन ब दिन फिर क्या होती है, अगर अच्छा हमारा जर्नल रहता है तो दिन ब दिन पाठकों की संख्या इसमें बढ़ती जाती है। तो इंडेक्सिंग बॉडी, तो जर्नल का जो इंडेक्सिंग होता है, जो हम लोगों ने जर्नल लिखा है उसका इंडेक्सिंग होता है, तो वो कितना, 10 से 180 दिन का एविलेट जर्नल एंड अप्रूव फॉर इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग के लिए, अप्रूवल के लिए 10 से 180 दिन लगते हैं बोला जा रहा है यहाँ पे। जर्नल इंडेक्सिंग एजेंसियों को जर्नल का मूल्यांकन और इंडेक्सिंग करने के लिए, अनुमोदन के लिए 10 से 180 दिन लगते हैं। एक जर्नल को मान्य करने के लिए कई अनुक्रमणीय निकाय, जिसमें से कुछ को यहाँ सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय जर्नल इंडेक्सिंग एजेंसियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो लगभग सभी शोधकर्ताओं को संदर्भित करते हैं। तो इंडेक्सिंग करने के लिए देखो, ये सब जो ऑनलाइन जो सोर्स हैं वो सब इंडेक्सिंग करते हैं जर्नल का। ठीक, रिसर्च पेपर लिखोगे तो उसी में आपका उसको डाटाबेस में, मतलब इंडेक्सिंग करना मतलब उसी डाटाबेस में उसको डाल दिया जाएगा, जिसे तो जो जो भी पढ़ना चाहेगा वो पढ़ लेता है फिर वहां से। ठीक, इंडेक्सिंग हो जाता है, फिर वहां से वो पब्लिश हो जाता है इंडेक्सिंग होने के बाद। तो गूगल स्कॉलर, इसको प्लस और पबमेड, ये सब इसको, एमबेस, डोज और आईएसआई इंडेक्सिंग, सिंस, सीमा मार्गोर, ये सब क्या है, ये डाटाबेस प्रदान करते हैं हमको। ठीक, डाटा देते हैं इंडेक्सिंग करने के लिए। यही सब इसी में इंडेक्सिंग होता है। जो रिसर्च पेपर रहता है ना, जर्नल्स बोलते हैं जिसको, ये इसी में इंडेक्सिंग होता है, तो इसको याद रखिएगा। ओजी, जी फैक्टर, ए आई जी फैक्टर इंडेक्स, ओपन जी गेट, ये सब क्या है, इंडेक्सिंग करते हैं, बेस वगैरह। आईएसआई इंडेक्सिंग क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, आईएसआई इंडेक्सिंग मतलब, तो जो मेन मेन इंडेक्सिंग है उसी का बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो थॉमसन रॉटर्स है, इसने क्या किया था, एक कनाडी बहुराष्ट्रीय मीडिया समूह, जिससे कई उपसेट हैं, जिसमें एक जिसमें एक वेब ऑफ साइंस डेटाबेस, तो डब्ल्यू का मतलब वेब ऑफ साइंस डेटाबेस है। ठीक, तो ये डेटाबेस, यही डेटाबेस में क्या रखता है वो, जर्नल को इंडेक्सिंग करके रखता है। तो ये वेब ऑफ साइंस डेटाबेस है, मूल रूप से वैज्ञानिक सूचना संस्थान आईएसआई द्वारा निर्गमित निर्मित किया गया है, तथा वर्तमान में इसका रखरखाव क्रिएटिव एनालिटिक द्वारा किया किया जाता है। ठीक, तो जो क्रिएटिव एनालिटिक है वो लोग वर्तमान में देखते हैं इसको, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डेटाबेस को। और डब्ल्यूओएस पत्रिकाएं निम्न अनुक्रमणिकाएं द्वारा प्रदान करती हैं: सामाजिक विज्ञान प्रशस्त एवं सूचकांक, कला एवं मानविकी प्रशस्त पत्र सूचकांक, विस्तारित विज्ञान प्रशस्ति पत्र सूचकांक, और हाल ही में जोड़े गए उभरते स्रोत उद्धरण सूचकांक। ठीक, तो ये सूचकांक वगैरह याद रखिएगा। इस डेटाबेस में अनुक्रमणित लेखों को लोकप्रिय रूप से आईएसआई लेख के रूप में जाना जाता है। ठीक, और
WAS के दो प्रकार के जर्नल होते हैं, इम्पैक्ट जर्नल के साथ और दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर लिस्टेड जर्नल के बिना होता है। ठीक। तो ये दो प्रकार का जर्नल होता है जिसमें इम्पैक्ट फैक्टर रहता है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, और दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के बिना होता है। उसको तो उसको पीयर रिव्यू किए गए शोध साहित्य का दुनिया का सबसे बड़ा सार और उदाहरण डाटाबेस है। उदाहरण डाटाबेस है। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य शोध का सार का उदाहरण डाटाबेस है। इसमें कितना इंक्लूड है, 2004 में 20,500 टाइटल फ्रॉम मोर देन 500 इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश होता है इसमें। ठीक। तो ओपन सोर्स पीयर रिव्यू किए गए सोर्स साहित्य में दुनिया का सबसे बड़ा सार और 20,500 है ना, 20,000 बस लिखा है, से अधिक शीर्षक शामिल हैं। कुल मिलाकर स्कोप स्कोपस ने 3,500 वैज्ञानिक पत्रिकाओं की अनुक्रमणित किया है। स्कोपस एल्सवियर के उत्पादों में से एक और इनकी जानकारी का उपयोग करने के लिए सदस्यता का और भुगतान की आवश्यकता होती है। ठीक, इसमें मेंबरशिप लेना पड़ता है बोला जा रहा है, और कुछ पेमेंट करना पड़ता है बोला जा रहा है यहाँ पे सदस्यता लेने के लिए। ठीक, इंडेक्सिंग करने के लिए। गूगल स्कॉलर, तो गूगल विद्वान को 2004 में गूगल द्वारा पेश किया गया था। यह एक बहुत ही लोकप्रिय वैकल्पिक डाटा स्रोत है जहां एकेडमिक लेखों और पेटेंटों पर विशेष ध्यान देने वाला एक डाटाबेस है। कुछ शिक्षाविद इसके द्वारा कवरेज लेकर संशय में हैं। ठीक, तो कुछ लोग को इसको लेकर कवरेज को लेकर संशय में है। हालांकि अध्ययनों अध्ययनों के अधिकांश उदाहरणों को विद्वानों के रूप में पाया है। यह स्कोपस और वेब ऑफ साइंस मुख्य धारा के एकेडमिक डाटाबेस की तुलना में कार्य क्षमता में सीमित है, लेकिन यह पूरी तरीका से मुक्त है और गूगल विद्वान खोज इंजन में पंजीकृत वैज्ञानिक जानकारी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह गूगल खोज करने जैसा है, तो गूगल में जैसे सर्च करते हैं ना, वैसे सेम टू सेम वैसा ही है बोला जा रहा है इसमें। तो पबमेड भी क्या है, मुख्य सर्च इंजन है जो मुख्य रूप से लाइफ साइंस और बायोमेडिकल विषयों के संदर्भ में सार का मेन लाइन डाटाबेस तक पहुंचना है। ठीक, तो इसमें साइंस सब्जेक्ट, लाइफ साइंस और बायोमेडिकल विषय से संदर्भित डाटाबेस रखा जाता है इसमें। ठीक, मेड पबमेड में। और NCBI पबमेड या मेल लाइन पत्रिकाओं का सूचकांक है। पबमेड में 2008 तक 17 मिलियन किताबें सम्मिलित थे, जिनमें से सबसे पुराना 1865 का है। ठीक, तो 17 मिलियन किताब इसमें मिल जाएंगे। आप लोग पढ़ने का इच्छा रखते हैं तो पढ़ लेंगे यहाँ से पबमेड से। पबमेड US नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और अन्य सरकारी एजेंसियों और संगठनों से गुणात्मक जानकारी का संग्रहण है। तो ये नाम है, और उसमें डिसिप्लिन कौन करता है, एड्रेस क्या है उसका, फ्री है कि नहीं है, ये दिया गया है यहाँ पे। ठीक, तो इसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये फ्री है, इसमें भी सब्सक्रिप्शन है, ये फ्री है ये पबमेड।
और प्रोवाइडर कौन है इधर, ये लिखा हुआ है इसमें कौन कौन प्रोवाइड करते हैं उसको। तो इसको एक झलक बस देख लीजिए आप लोग, इतना रटने का जरूरत नहीं है। एक झलक बस देखना रहता है ताकि एग्जाम में कभी आ जाए तो आपको याद आ जाए कि कौन किसको किसने दिया है। ठीक, तो ये गूगल वाला फ्री है और मल्टी डिसिप्लिनरी है और डिसिप्लिन में। इम्पैक्ट फैक्टर, प्रभाव कारक। तो प्रभाव कारक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक पत्रिकाओं का मूल्यांकन, तुलना और रैंकिंग के लिए एकमात्र मैट्रिक है। ठीक, यूजीन गॉडफील्ड ने 1950 के दशक में इम्पैक्ट फैक्टर बनाया, जो थॉमसन रास्टर जर्नल एसोसिएशन रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध है। यह मैट्रिक किसी दिए गए वर्षों के पीछे 2 वर्ष में प्रकाशित सभी पत्रों के कुल उदाहरणों के पीछे 2 वर्ष में प्रकाशित लेखनों और समीक्षाओं की कुल संख्या को विभाजित करता है। ठीक, एच इंडेक्स क्या होता है? एच इंडेक्स एक प्रकार का प्रभाव कारक है। एच इंडेक्स का आविष्कार 2005 में जॉर्ज इडू आर्डो हिर्स ने किया था। तो और एच इंडेक्स प्रकाशनों की संख्या के प्रति प्रकाशन उदाहरणों की संख्या दोनों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 20 के एच इंडेक्स वाले वैज्ञानिक के पास कम से कम 20 बार उद्दिष्ट 20 पेपर हैं। ठीक, तो इसके पास 20 पेपर हैं, 20 टाइम उसने क्या किया है, क्रिएट किया है उसको। क्राइट स्कोर, तो क्राइट स्कोर क्या है उसको भी देखिए आप लोग। एसेल्वियर ने दिसंबर 2016 में एक नया उत्पाद जर्नल मैट्रिक्स लॉन्च किया। इस उत्पाद में जो सबसे अलग है वो स्लाइड स्कोर नाम से एक नया कारक है, जिसमें एस्लियर ने प्रदान किया और थॉमस रॉस्टर इम्पैक्ट फैक्टर का प्रतिद्वंदी है। तो ये प्रतिद्वंदी है साइट स्कोर के। SNIP सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट प्रति पेज और SJR SCI मैगो जर्नल रैंक सहित अन्य स्कोर संकेतों के लिए पूरक के लिए पेश किया गया है, जो 22,220 से अधिक शीर्षकों के उद्धरण प्रभाव में एक व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये दोनों को मतलब तुलना करके बता रहे हैं ना, इसमें डिफरेंस क्या है, तुलना क्या है उसको। तो साइट स्कोर क्या है, वास्तव में एक स्कोप्स प्रभाव कारक है, जबकि प्रभाव कारक वेब ऑफ साइंस डेटा पर आधारित है। तो जो वेब ऑफ साइंस डेटा पर आधारित है वही क्या होता है, प्रभाव कारक होता है। ठीक, और साइट स्कोर 3 सालों के विडो प्रकाशन के लिए का उपयोग करता है, जबकि इम्पैक्ट फैक्टर 2 साल के विडो को अपनाता है। ठीक, इसमें जो साइट स्कोर होता है, स्कोप के द्वारा अनुमानित सभी दस्तावेज के प्रकार सम्मिलित हैं, अर्थात लेखन, समीक्षाएं, पत्र, नोटिस, संपादी सम, संपादी सम्मेलन पत्र, जबकि इसमें इम्पैक्ट फैक्टर के केवल उल्लेखनीय दस्तावेज सम्मिलित हैं, जो लेख और समीक्षाएं हैं। ठीक,
और 10 इंडेक्स, तो 10 इंडेक्स क्या होता है? 10 सूचकांक कम से कम 10 उदाहरणों वाले लेखों की संख्या है। उदाहरण के लिए 10 इंडेक्स 3 वाले एक शोधकर्ता के पास कम से कम 3 बार 10 बार 3 लेखों का हवाला दिया जाता है। ठीक, तो 10 बार 3 लेखों का हवाला इसमें दिया जाता है। जी इंडेक्स में क्या होता है? जी इंडेक्स उच्च उत्कृष्ट लेखों का उदाहरणों के समग्र रिकॉर्डों को देखा जाता है, जिसमें उपयोग निम्न उत्कृष्ट लेखों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो जितने भी लेख होते हैं इसमें उसको मजबूत किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक वैज्ञानिक के पास 20 पेपर हैं, ठीक, 20 उसने जर्नल्स पेपर हैं उसके पास, जिनमें से 15 में कोई उदाहरण नहीं है, और शेष 5 में क्रमशः 350, 35, 10 और 4 और 1 उदाहरण है। ठीक, जिनका जी इंडेक्स 20 होगा लेकिन एच इंडेक्स 4 होगा, कम से कम 4 उदाहरण प्रत्येक। तो उसका जो उदाहरण है, ठीक, जितना भी उसने क्रिटिएशन किया था, वो क्रिटिएशन कितना है उसका? 1, 2, 3, 4, 4 है। ठीक, और ये एक 5 है। तो हालांकि उसने उसके पास 20 पेपर होगा, लेकिन एच इंडेक्स क्या होगा? उसके पास 4 होगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि ये एक उदाहरण को उदाहरण नहीं माना जाएगा यहाँ पे, ये 1, 2, 3, 4 इसको उदाहरण माना जाएगा। यूजीसी केयर अ क्वालिटी मैंडेट फॉर इंडियन एकेडमिया। तो जो यूजीसी है वो भारतीय शिक्षाविदों के लिए गुणवत्ता जनादेश केयर, भारतीय शिक्षाविदों के लिए गुणवत्ता जनादेश है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी अपने क्षेत्राधिकार के तहत सभी शिक्षण विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान वैश्विक मानों से मेल खाने के लिए अपने गुणवत्ता जनादेश के माध्यम से भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने का की इच्छा रखता है। तो यूजीसी द्वारा 18 नवंबर 2018 में सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें इस आदेश को पूरा करने के लिए एकेडमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए समर्पित कस्टोडियम की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो ये जो स्थापित हुआ था यूजीसी के, उसके क्या उद्देश्य थे? तो भारतीय विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्वक अनुसंधान, एकेडमिक अखंडता और प्रकाशन नैतिकता को बढ़ावा देना, और जो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशन को बढ़ावा देना, और जो उच्च वैश्विक रैंक प्राप्त करने में मदद करेंगे। ठीक, जो क्या करेंगे? उच्च रैंक, मतलब हमारा जो यूनिवर्सिटी है भारत का, वो वर्ल्ड के टॉप 100 में भी नहीं आता ना। तो जो भी इसे अगर अच्छा रिसर्च होगा हमारे देश में, तो जो उच्च वैश्विक रैंक प्राप्त होता है, उसमें रैंक में हमारा क्या होता है? बढ़ोतरी मिलती है। अगर अच्छा अच्छा रिसर्च करते हैं यहाँ के जो स्कॉलर हैं वो, ठीक है ना, जो रिसर्च करते हैं उनको स्कॉलर बोला जाता है। वो लोग अच्छा रिसर्च करते हैं ना, और उनका रिसर्च अगर सोशल, मतलब सोशल साइंस में अगर काम आ गया, समाज के रूप में काम आ गया, तो यहाँ जिस यूनिवर्सिटी से आप रिसर्च करोगे ना, उनकी गुणवत्ता बढ़ती है। अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं की पहचान के लिए एक दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली विकसित करना। तो अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रिका जितने भी होते हैं, जर्नल्स होते हैं या रिसर्च पेपर होते हैं, उनके लिए एक दृष्टिकोण बनाना और कार्य प्रणाली का विकास करना इसका उद्देश्य है। तो यूजीसी केयर लिस्ट ये क्या होता है? तो यूजीसी केयर लिस्ट हैव नाउ ओनली 2 ग्रुप्स। तो ये 2 ग्रुप में है। तो यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1, जिसमें क्या है?
पत्रिकाएं, जर्नल्स फाउंडेड क्वालिफाइड थ्रू द यूजीसी केयर प्रोटोकॉल्स। तो इसमें जो भी क्वालिफाइड हैं यूजीसी केयर प्रोटोकॉल के माध्यम से उनको लिया जाता है। और यूजीसी लिस्ट दो, तो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डाटाबेस के अनुक्रमणिकाएं या जर्नल को लिया जाता है। इसमें रिकॉग्नाइज्ड डाटाबेस जो अभी पढ़े हैं ना हम लोग, वो क्या है, जाने माने डाटाबेस हैं जो रिसर्च पेपर को मतलब स्टोर करके रखती हैं। तो उसी में इंडेक्सेशन को देखा जाता है इसमें ग्रुप 2 में। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब आईसीटी में रिसर्च का अनुप्रयोग कैसे करते हैं हम लोग। ठीक। रिसर्च का उपयोग कैसे करते हैं, आईसीटी का रिसर्च में उपयोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रिसर्च का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो प्रयोग होता है डाटा कलेक्शन में। ठीक। आईसीटी का प्रयोग तो ऑनलाइन प्रश्नावली सर्वेक्षण करते हैं, इससे ऑनलाइन प्रश्नावली भेज देते हैं जीमेल वगैरह में, सर्वेक्षण करते हैं। ठीक। ऑनलाइन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होता है यूजिंग ऑडियो, या तो ऑडियो के थ्रू ही, मोबाइल के थ्रू ही हम लोग इंटरव्यू ले लेंगे, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू ले लेते हैं। तो इसका उपयोग हो गया आईसीटी का। नो ग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन इन द डाटा कलेक्शन, मतलब भौतिक क्षेत्र में जाने की जरूरत ही नहीं है हमको, यहीं से घर बैठे क्या ले लेंगे, उनका इंटरव्यू ले लेंगे। ठीक। तो भौगोलिक रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है यहाँ पे, भौगोलिक प्रतिबद्धता नहीं रहती यहाँ पे। डाटा का एक्सेस करना, तो डाटा का एक्सेस करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, आईसीटी का प्रयोग करते हैं। द्वितीयक डाटा को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। अब हम लोग नेट में सर्च मारते हैं तो हमें विभिन्न सरकारी वेबसाइटों से जो सेकेंडरी डाटा होता है वो भी मिल जाता है हमको। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन अपलोड देयर एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन। तो जो भी डाटा होता है उसको ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। ई बुक होता है। ठीक। आप लोगों ने भी डाउनलोड करके पढ़ा होगा ई बुक, वहां से भी हमको डाटा मिल जाता है। डिजिटल रेट ऑफ सोर्स, वहां से भी हमको क्या मिल जाता है, डाटा मिल जाता है। तो www.data.government इन करेंगे ना, तो ये डिजिटल फॉर्म में हमको जितना भी गवर्नमेंट का डाटा है वो प्रोवाइड कर देता है। तो इट is an open portal of Government of India where the data documents of different ministry and departments are available online। तो जितने भी मिनिस्ट्री होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, हर का डिपार्टमेंट में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। ये www.data.government.online, तो जितने भी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के जो डाटा होते हैं वो इसी में डाल दिए रहते हैं हम लोग। ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अब स्टोरिंग डाटा, डाटा को संग्रहित करने के लिए भी हम लोग क्या आईसीटी का प्रयोग करते हैं। तो डाटा को स्प्रेडशीट, डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक के रूप में सहेजा जा सकता है। इन्हें पासवर्ड के रूप में भी सुरक्षित किया जा सकता है। विभिन्न सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग स्प्रेडशीट और डाटा बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट यू एक्सेल और ओकल, ये सब चीज हम लोग क्या करते हैं, ओरेकल, ये सब चीज को हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस बनाने के लिए रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह आप लोग जानते होंगे, उसमें काम किए होंगे, तो इसमें डाटा रखते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक। इस सब में डाटा रखा जाता है, तो इसमें भी आईसीटी का प्रयोग करते हैं। डाटा कैन बी सेव्ड ऑन क्लाउड सर्वर, तो अभी हमारा जो रिकॉर्डिंग सर्वर रिकॉर्डिंग जो सेव हो रहा है वो क्लाउड सर्वर में सेव होता है। ठीक। फिर बाद में ईमेल आता है मुझे, फिर मैं उसको डाउनलोड करके आप लोग को भेज देता हूँ। तो डाटा को कहाँ सेव करके रखा जा सकता है, अपने क्लाउड सर्वर में भी सेव करके रखा जा सकता है। इसका मतलब फायदा यही होता है क्लाउड सर्वर का, या आईसीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिए। ये ना डिलीट नहीं होता, ये जब तक आप लॉगिन करके डिलीट नहीं करोगे ना तब तक डिलीट नहीं होगा। ये जिंदगी भर क्लाउड में सेव रहेगा। अगर सेव रहने के लिए, जैसे कि लैपटॉप या मोबाइल में कोई डाटा हम लोग सेव करके रखे हैं ना,
तो ये खराब हुआ मतलब डाटा गया, लेकिन क्लाउड सर्वर में वो डाटा लॉगिन करने से जिंदगी भर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो क्लाउड सर्वर में भी लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग आईसीटी का प्रयोग करते हैं। तो डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके एनालिस्ट किया जा सकता है। ठीक, तो एनालाइज भी कर सकते हैं हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करके इसको। ठीक, कंप्यूटर सेकेंड के एक अंश के भीतर जटिल गणना करने में सक्षम होता है। ठीक, और इससे क्या, एवरेज, रेशियो, पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोरिलेशन, रिग्रेशन कैन, ये सब भी यूज कर सकते हैं हम लोग। कंप्यूटर में ही प्रोग्राम को डाउनलोड करना पड़ता है, और ये सब चीज हमारा अपने आप वहां पे क्या निकल जाता है। ठीक, तो डाटा एनालिसिस टूल, तो ये सब डाटा एनालिसिस टूल है। SPSS, टाटा, आर, इकॉन, इकॉन, नेस्टार, स्टाल्स, ये सब जो मैक्स, QDA है, ये सब भी क्या है, डाटा एनालिसिस टूल है। ये सब ऑनलाइन इंटरप्रिटेटिंग करते हैं, डाटा का व्याख्या करते हैं। इंटरप्रेट करना मतलब क्या होता है, डाटा को व्याख्या करना। तो कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके हम लोग डाटा की व्याख्या करने और उसे शोध दृष्टि के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक, तो शोध के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि टेबल, ग्राफ, चार्ट, ये सब बनाते हैं ना हम लोग। टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, जिससे हमको देखते साथ ही पता चल जाता है कि डाटा क्या कहना चाह रहे हैं। देयर कैन बी यूज मेकिंग कंपेरिजन, शोइंग ग्रोथ, विजुअलाइजिंग कंपोजिशंस, ये सब हमको देखने के लिए तुरंत पता चल जाता है। किसी के साथ कंपेयर करना है, ग्रोथ को बताने के लिए कि इस वर्ष इतना ग्रोथ हुआ है, उस वर्ष उतना ग्रोथ हुआ है। ठीक, कंपेरिजन को विजुलाइज करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग, तो संचार अनुसंधान खोज भी कर सकते हैं इससे। कई पत्रिकाएं, जो जर्नल्स होते हैं, मैगजीन होते हैं, इसमें भी डिजिटल फॉर्म में हम लोग क्या इसको रखते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको PDF से पढ़ा रहा हूँ, तो डिजिटल फॉर्म में रखा हूँ इसको मैं। ठीक, तो तो थीसिस को शोध गंगा नाम से पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिए कि शोध गंगा, ये अभी अभी पेपर में आया था ये। ठीक, अभी जो पेपर हुआ था उसमें आया था। तो शोध गंगा नाम से एक वेबसाइट है, जिसमें थीसिस को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि थीसिस को ऑनलाइन अपलोड करने के काम आता है। ठीक, और शुद्ध गंगा, तो शोध, जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए अपने थीसिस को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होता है, तभी पता चलता है कि कोई कॉपी तो नहीं है। वो जब हम लोग अपलोड करते हैं उसमें, तो उसका एक एक शब्द को वो चेक करता है और बताता है कि ये कॉपी नहीं है करके। ठीक, तो शोध गंगा, इन्वेटिंग फॉर द इंटीग्रेटिंग ICT विद रिसर्च, और शोध गंगा, ई सिंधु इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क रहता है इसमें, ई सिंधु में। तो ये आपको क्या देगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, इंफॉर्मेशन देगा, और लाइब्रेरी नेटवर्क रहेगा। मतलब इसमें आपका पूरा शोध रहता है इसमें। रिसर्च करने से, ये आप सर्च करेंगे ई सिंधु तो पता चल जाएगा। इसमें शोध भी रहता है, एन लिस्ट रहता है। ठीक, आचार, अवि अविकर योजना, उच्च उच्चतर अविकल योजना, ये योजना है इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी
इसको इम्प्रिंट कहा जाता है, और ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, तो ज्ञान बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, क्या क्या होता है वो फुल फॉर्म आता है। ठीक, तो देखिए रिसर्च एथिक, अब हम लोग जो रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें कुछ नैतिकता का प्रयोग किया जाना चाहिए बोला जाता है यहाँ पे, तो उसी को एथिक के में लेते हैं हम लोग। क्योंकि आप लोग देखते होंगे आजकल जो भी रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें इथिक्स नहीं रहता, बस वो डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए रिसर्च कर लिया जाता है। मतलब अब यहाँ पे डाटा को स्वयं कलेक्ट करना है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आर होते हैं उसको खुद भर नहीं, मतलब नकली नाम, ये सब फेक नाम लिख के या फेक जानकारी भर के डाटा को हम लोग कलेक्ट कर लिए करके दर्शा देते हैं। ठीक, तो ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए बोला जाता है इथिक्स में। आप रिसर्च कर रहे हो तो वो अच्छी तरीका से हो, और आपको खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिसर्च कर रहे हैं तो एकदम ईमानदारी से करना चाहिए बोला जाता है। इथिक्स जो है वो, तो नैतिकता क्या है? इथिक्स आर अ सेट ऑफ द मॉरल प्रिंसिपल दैट ग्रोन ए पर्सन बिहेवियर दैट कंक्लूडिंग ऑफ एक्टिविटी। तो उसका जितना भी एक्टिविटी रहता है, नैतिकता नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार या किसी गतिविधि के संचालन को नियंत्रित करता है। तो उसकी गतिविधि, जो भी गतिविधि दिखाएगा या जो भी वो व्यवहार करेगा, वो सही तरीका से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नैतिक है कि नहीं है उसका व्यवहार। तो इसको ये क्या करता है, एथिक्स उसी को कंट्रोल करता है, उसके व्यवहारों को। ठीक, तो अनुसंधान नैतिकता क्या होता है? अनुसंधान नैतिकता में नैतिकता वे सिद्धांत है जो अनुसंधान प्रक्रिया या शोध के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें क्या, किसको नियंत्रित करेंगे? शोध के व्यवहार को हम लोग नियंत्रित करेंगे। यह बताता है कि शोधकर्ता को क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो नैतिक शोध, रिसर्च इथिक्स यही बताता है कि एक शोधकर्ता को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज को वो अवॉइड करे, क्या चीज को वो करे। नैतिक शोध समस्या के वास्तविक तथ्यों के सामने लाने में मदद करता है। तो वास्तविक तथ्य, अगर नैतिकता से आप लोग रिसर्च करोगे तो वास्तविक तथ्य जो है वो सामने आएंगे, जो सही में तथ्य है उस रिसर्च से रिलेटेड वो सामने आएंगे। नहीं तो आप बना के ऐसे रिसर्च कर दोगे, खुद से क्वेश्चन आर भर दोगे, या ऐसी पड़ोसी अड़ोसी से भरवा दोगे, जो डाटा है वो सही से क्या करोगे, आप कलेक्ट नहीं करोगे, तो फिर वास्तविकता सामने कैसे आएगी? वो चीज जिसमें आप प्रॉब्लम में जो सोर्स, जो रिसर्च कर रहे हो जिस प्रॉब्लम का, वो सही में उसका सलूशन नहीं मिलेगा आपको वास्तविक में। मतलब सही प्रकार से करे रहोगे तब तो सही में सलूशन मिलेगा आपको। तो वास्तविकता वही है, सामने नहीं आएगी, फिर अच्छे से रिसर्च नहीं हो पाएगा। इस अध्ययन में त्रुटि की संभावना को कम करने में मदद करता है। तो ये जो आपका स्टडी है, उसमें जो गलती की संभावना है या त्रुटि की संभावना है, उसको कम करने का प्रयास करता है रिसर्च एथिक्स। और उत्तरदाताओं के हित की रक्षा करने में मदद करता है। तो उनकी जानकारी को आपको गोपनीय रखना है। ये सब उनके उत्तरदाताओं का, जो रिस्पोंडेंट है, उनके जो जो हित है उनकी रक्षा करने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। जैसे कि कोई भी कुछ बता दिया तो उसको गोपनीय रखना है, उसको ढिंढोरा नहीं पीटना है। ये सब रिसर्च के एथिक्स हैं। आपने अपने मतलब रिस्क पे उससे डाटा लिया है, तो उसको गांव भर मत बताइए ना किसने ये बोला है करके। तो ये सब क्या है, रिसर्च एथिक्स है ये। तो एथिक्स फॉर गुड रिसर्चर, तो अच्छे, कोई अच्छा शोध करता है उसके क्या गुण होने चाहिए, तो उसकी क्या नैतिकता होनी चाहिए उसके लिए। तो रिसर्चर शुड इंटरप्रिटेट डाटा ऑनेस्टी, तो डाटा को इंटरप्रिटेट करेगा वो, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, सो दैट द रिजल्ट कंसिडर अ रियल रिजल्ट। तो जो रिजल्ट निकले वो सही में वास्तविक परिणाम हो, जो परिणाम निकले वो। तो शोधकर्ता अपने डाटा को ईमानदारी से व्याख्या करनी चाहिए, ताकि निष्कर्ष निकाले गए निष्कर्ष परिणाम वास्तविक परिणाम हो। ठीक, शोधकर्ता को आलोचना, नए विचार के लिए खुलना
नए विचार के लिए खुला होना चाहिए और शोध निष्कर्ष साधनों आदि को साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। ठीक, तो जो भी शोध विचार हैं उनको साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए उनको, और शोध की निष्पक्षता बनाए रखें, व्यक्तिगत आधार से मुक्त होने चाहिए। ठीक, तो इसमें निष्पक्षता होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी से ये क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी में निष्पक्षता नहीं होती। ठीक, और व्यक्तिगत आधार से मुक्त होना चाहिए, पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। आप पहले से किसी किसी को अपने दिमाग में लेके चले गए हो, जैसे कि वो कोई गंदी बस्ती में शोध कर रहे हो, तो पहले से अपने मन में बैठा लिए हो कि यहाँ के लोग तो अच्छे होते ही नहीं हैं। तो रिसर्च करते टाइम तो आपके माइंड में यही चलते रहेगा ना कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते या ऐसा कर देते हैं, पहले से आपके माइंड में वो चलते रहेगा कि यहाँ के लोग नशेड़ी होते हैं करके पहले से माइंड में चलते रहेगा। तो जो क्या है वो पर्सनल बायर्स यहाँ वहीं पे फिर इंटर कर लेता है वो। तो पर्सनल बायर्स नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए पर्सनल बायर्स से। डेटा एकत्र करने से पहले उत्तरदाताओं को पूर्व अनुमोदन कर लें। तो उनका मतलब अनुमोदन ले लें डाटा एकत्र करने से पहले। ठीक, अप्रूवल ले लें। ये पता ही नहीं है कि वो डेटा देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, आप जबरदस्ती डेटा ले रहे हो उससे धमका चमका के, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनका अप्रूवल लेना चाहिए प्यार से। ठीक, और जो उत्तरदाताओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा अध्ययन किया जाना है, कौन सा डेटा एकत्र किया जाना है, उनका कैसे उपयोग कैसे किया जाएगा और उन्हें अध्ययन से कैसे लाभ होगा, बिना दबाव के एकत्र करें। वही, किसी को चमकाव उमका के डाटा एकत्र नहीं करना है, बिना दबाव के ही क्या करना रहता है, जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनसे डाटा एकत्र करना रहता है। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डाटा एकत्र करना है, किस प्रकार का डाटा आपको लेना है। ठीक, जैसे कि मोबाइल के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो मोबाइल कितने घंटे चलाते हो, मोबाइल को कब बंद रखते हो, या कुछ भी मोबाइल से रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हो तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो आप उससे जाके, मोबाइल से नहीं उसके पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन कर रहे हो जिस पर आपका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा डाटा लिया जाए जो आपके शोध शोध के प्रति क्या हो, वो हो शोध। ठीक, ए, एक ही लेख से अधिक प्रकाशकों को प्रकाशन के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए, प्रामाणिकता बनी रहनी चाहिए। तो एक ही आप लोग, एक ही क्या लिखे हो आप लोग, लेख लिख लिए हो। ठीक, एक ही पेपर आर्टिकल लिख लिए हो। ठीक, अब उसको आप लोग दिमाग लगा दिए, कई पब्लिशर के पास भेज दिए पब्लिश करने के लिए। तो एक आर्टिकल को एक पब्लिशर के पास भेजा जाता है पब्लिश करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक आर्टिकल लिख लिए हो उसको बहुत जगह पब्लिश करवा दिए, तो मैंने फिर ये बोल दिया कि मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, यहाँ भी पब्लिश हुआ है वहां भी पब्लिश हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पब्लिशर के पास जाके पब्लिश कराना चाहिए। शोधकर्ता को डाटा की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। जो अब कोई आपको भरोसा करके कोई डाटा दिया है, अपना जानकारी बताया है, पर्सनल कुछ चीज बताया है, ये होनी ये नहीं होना चाहिए कि उसकी गोपनीयता भंग हो जाए। ठीक, वो गोपनीयता किसी को मत बताएं आप। ठीक, अपने रिसर्च में चुपचाप उसको इस्तेमाल कर लें, उसका बिना नाम बताए। तो ये गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि शोधकर्ता के शोध के दौरान विशेष रूप से प्रयोग करते समय किसी को कोई नुकसान ना हो। तो कोई प्रयोग कर रहे हैं आप लोग, रिसर्च एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी चीज का, तो केमिकल वगैरह किसी मतलब किसके ऊपर गिर गया या कुछ हो गया, वो तो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन और जो किसी मनुष्य पे प्रयोग कर रहे हो आप लोग, तो उससे उसे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, भले उसका फायदा हो जाए लेकिन क्या हो, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पे आप प्रयोग कर रहे हो तो। ठीक, और शोधकर्ता बौद्धिकता संपदा अधिकारों की सम्मान करनी चाहिए। ठीक, तो शोधकर्ता को रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की।
तो किसी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या होता है, किसी की दूसरे की बुद्धिमत्ता का प्रयोग आपको नहीं करना है, बुद्धि से संबंधित है ये। तो किसी दूसरे कोई दिमाग लगा के कुछ खोजा है और आप उसका प्रयोग कर किए जा रहे हो उसका बिना परमिशन के, तो वही कोई दिमाग लगा के कुछ चीज खोजा है, उसी को बौद्धिक संपदा कहते हैं। ठीक। तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा कोई उसको दिमाग लगा के खोजा है और आप इसे प्रयोग कर ही जा रहे हो। ठीक, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और उसका प्रयोग कर रहे हो तो उसका कोई रेफरेंस दे दो। संदर्भित सभी स्रोतों को ठीक से उद्धृत किया जाना चाहिए। वही उसका प्रयोग कर रहे हो तो उसका संदर्भ दे दो कि मैंने इस बुक का प्रयोग किया है, या इस वेबसाइट का प्रयोग किया है, या इस ऐप का प्रयोग किया है, तो उसको संदर्भ देना चाहिए प्रॉपरली। डाटा संग्रहण करने के बाद प्रशंसा के रूप में शोधकर्ता उत्तरदाताओं को छोटे उपहार या प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकता है। ठीक, कुछ गिफ्ट दे सकते हो, आपने सही जानकारी दी करके, या प्रोत्साहित कर सकते हो उसको। ठीक है। और पहले अगर कर दिए तो ये अनैतिक हो जाएगा ना। डाटा कलेक्शन करने से पहले ही उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, उसको ललचा रहे हो, तो ये अनैतिक हो जाएगा ये, बिफोर द अनएथिकेट। तो पहले नहीं करना है इसको, वो उत्तर दे दिया, आपको लगा कि इसको कुछ दे देना चाहिए उपहार वगैरह, इसको मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही उसको पैसा वैसा दे दिए, अब बता भाई क्या बताना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक, अगर पहले कर दिए तो अनैतिक हो जाएगा वो। ऐसी स्थिति हो सकती है कि शोधकर्ता अपने उत्तरदाताओं को कुछ संवेदनशील प्रश्न पूछने पड़े। ठीक, तो जो भी शोध करते हैं वो अपने उत्तरदाताओं को कोई संवेदनशील प्रश्न भी पूछ सकता है, तो उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। ये नहीं बैठना चाहिए, उसके सिर पे नहीं बैठना है कि आपको चल अभी बता, मैं नहीं जानता। तो कोई संवेदनशील क्वेश्चन है तो उसको सोचने के लिए टाइम तो दो कि उसको बताऊं कि ना बताऊं, आपके ऊपर भरोसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। ठीक, तय करने के लिए या साझा करना है कि नहीं करना है, उसको कुछ समय दे दें आप, तभी वो बताएगा। मजबूर नहीं किया जाना चाहिए यहाँ पे किसी भी प्रकार से उसको। ठीक है, जो भी उत्तरदाता है उनको मजबूर नहीं करना है। प्रक्रिया की वैधता को बनाए रखना चाहिए। जो प्रक्रिया है आपका वो लीगल होना चाहिए, पूरी तरीके से इलीगल कुछ भी प्रक्रिया नहीं करना है वहां पे। अनुसंधान के लिए जो भी कानूनी ढांचा प्रशासनिक है उनका पालन करना चाहिए। तो रिसर्च के लिए भी क्या है, कुछ कुछ कानून बने गए हैं, जैसे कि जबरदस्ती किसी से डाटा नहीं निकलवाना है, ये सब कानून बना हुआ है। ठीक, तो वो सब कानून का क्या करना है, आपको पालन करना है। क्या नहीं करना चाहिए, तो फैब्रिकेशन, क्वालिफिकेशन और प्लेगरिज्म, ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है, फैब्रिकेशन, क्वालिफिकेशन, प्लेगरिज्म, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक, तो उसमें यही आता है। तो अनुसंधान में निर्माण और मिथ्याकरण, साहित्यिक चोरी, ये सब बचना चाहिए इस सब से। So there are also no three conditional sins of the research: misconduct, their effect and credibility of research। तो इन्हें शोध कदाचार के तीन प्रमुख पापों के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये शोध की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। तो ये सब मैच में आ जाता है ना, कि फैब्रिकेशन क्या है, फॉल्स फॉल्स क्वालिफिकेशन क्या है, और पैगडिज्म क्या है। तो फैब्रिकेशन क्या होता है, निर्माण होता है। अब आपको मान लीजिए कि एक शोधकर्ता को 100 से डाटा एकत्र करना आवश्यक है। 100 मतलब उसको सैंपल कितना चाहिए, 100 रिस्पोंडेंट होने चाहिए उसके। ठीक, आवश्यक है। लेकिन किसी कारणवश वह केवल 90 क्या करता है, डाटा एकत्र करता है। तो ये क्या हो जाएगा, और यदि वह अपने दम पर सिर्फ 10 डाटा सेट को पूरा करता है तो यह निर्माण के रूप में माना जाता है। तो यही फैब्रिकेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है
आपको 100 सैंपल लेने थे, 100 जने से पूछताछ करना था, रिस्पॉन्ड करवाना था 100 जने से। आपने केवल 90 जने से रिस्पॉन्ड किया मिला जाके, ठीक है ना। आपको सर्वे करना था 100 जने का, आपने 90 जने से किया, 10 लोग का आप खुद फॉर्म भर दिए, फॉल्स फॉल्स नाम लिख के, ठीक। तो यही क्या हो जाता है, फेब्रिकेशन हो जाता है। आप खुद निर्माण कर रहे हो अपने रिसर्च का, उस मतलब निर्माण स्वयं से कर रहे हो आप उसका, खुद से फेब्रिकेशन कर रहे हो, वहां पे फेब्रिकेट कर रहे हो उस चीज को। आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने 10 का मतलब जबरदस्ती निर्माण कर रहे हो उस चीज का, रिसर्च का, ठीक। तो यह नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि यह डाटा वास्तविक मौजूद नहीं है। तो ये 10 जो डाटा हम लोगों ने इकट्ठा किया है फॉल्स नाम लिख के जो भर दिया है, तो ये वास्तव में मौजूद नहीं है। तो ये क्या है, नैतिक रूप से गलत है ये, ठीक। तो यही होता है फैब्रिकेशन, निर्माण करना। तो इसको याद रखिएगा, फैब्रिकेशन उदाहरण समेत जिसमें लिखा है। और फॉल्सिफिकेशन, मिथ्याईकरण, तो इसका अर्थ है परिणाम देखने के लिए डाटा या शोध प्रक्रिया में हेर फेर करना जो उपलब्ध डाटा के आधार पर अन्यथा दावा नहीं किया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, अब आपको कुछ रिजल्ट चाहिए, ठीक, आपको कुछ रिजल्ट चाहिए और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। किसी चीज को अगर ज्यादा ऐड कर रहे हो, जबरदस्ती उसमें डाल रहे हो, तब आपका रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग करते नहीं है कि किसी भी चीज का रिजल्ट डालने के लिए ले थोड़ा और लगा देते हैं, इस उसको और नहीं लगाना था आपको, लेकिन थे ले थोड़ा और कर देते हैं इसमें। डाटा तो आसपास मिल गया ना, मतलब रिजल्ट तो आसपास आ रहा है ना, ऐसा सोच रहे हो आप। तो ये मिथ्याईकरण हो जाता है, फॉल्सिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पे उदाहरण दिए गए उसको पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि डेटा दिखता है कि वीडियो गेम पर बिताए गए समय और एक परीक्षण में प्रदर्शन के बीच कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या शोधकर्ता अपनी बात को साबित करने के लिए डाटा में हेरफेर करता है कि यह उससे संबंधित है, तो यह मिथ्याकरण का मामला होगा। अब कोई वीडियो गेम खेल रहा है और उसका परीक्षा में प्रदर्शन पर कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है, मतलब कोई वीडियो गेम खेल भी रहा है तो उसके परीक्षा में जो परीक्षा दिला रहे हैं तो उसके प्रदर्शन में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है वीडियो गेम खेलने के भी। तो किसी चीज को हेर फेर करके वो क्या कर दे, वो जबरदस्ती थोप दे उस पे कि तू वीडियो गेम खेल रहा था इसलिए तेरे रिजल्ट कम आया है, करके उसको जबरदस्ती थोप दे। कोई मतलब रिलेशन नहीं है, तो भी जबरदस्ती वो थोप दे। तो यही फेब्रिकेशन हो जाएगा, वहां पे जबरदस्ती थोपना, रिजल्ट को जबरदस्ती लेके आ जाना, यहाँ पे जबरदस्ती रिजल्ट लेके आना उस चीज का, कोई संबंध ना होते हुए भी। प्लेगरिज्म क्या होता है, यहाँ पे साहित्य की चोरी होती है। कोई कॉपीराइट वगैरह आता है इसमें, किसी का आइडिया चोरी कर लिए, किसी का वर्ड चोरी कर लिए, एक्सप्रेशन चोरी कर लिए, लिटरेचर चोरी कर लिए, टेबल चोरी कर लिए, या फिगर चोरी कर लिए, थॉट चोरी कर लिए, है विदाउट देयर कंसर्न नॉलेजिंग, उसको पता ही नहीं है, आप चोरी करके उसका उपयोग कर रहे हो चीज को। तो ये प्लेगरिज्म में आ जाता है, ये साहित्य की चोरी, ठीक। किसी अन्य व्यक्ति के विचार, भाव, शब्द, दृष्टांत, तालिकाओं, आकृति, विचारों की उनकी सहमति के बिना उनके नकल या चोरी करना, उनके काम का उपयोग करना, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाता है, उसके वर्क को आप उपयोग कर लिए तो ये सब प्लेगरिज्म में आ जाता है। उसके बिना जाने चोरी कर लिए आप, तो प्लेगरिज्म में आ जाता है। तो दूसरे व्यक्ति के काम का उपयोग करते समय सावधानी सावधान रहना चाहिए कि उसका सही ढंग से उल्लेख करना चाहिए, और उसका उल्लेख करो आप उस व्यक्ति का कि मैंने इस पर्सन का काम का यहाँ पे उपयोग किया है। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि दूसरे व्यक्ति के काम का इस्तेमाल करते हुए
दावा करते हैं कि यह अपना काम है, यह साहित्य चोरी का मामला है। डुप्ली चेकर, कॉपी लीकर, ये सब बोला जाता है। पेपर रेटर, प्लेगिज्म चेक क्लेकर, लिगम, वाइपर, प्लेगलेट ट्रैकर। फुल ऑनलाइन कॉपी कर लेते हैं किसी चीज का। पेपर रेडर में 110 जो कंटेंट होते कंट्री हैं यूज, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है ये, ठीक। सॉफ्टवेयर है जो चेक करता है, आपके डाटाबेस में जाके चेक करेगा, ठीक। तो ये सब सॉफ्टवेयर है जो प्लेगरिज्म को चेक करते हैं कि आपका प्लेगरिज्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस डाटा में मतलब रिसर्च पेपर दोगे ना, तो इस डाटा में मतलब डाल के देखा जाता है, इसमें ये सब सॉफ्टवेयर में तो पता चल जाता है। वहां पे आप किसी का शब्द चुराए हो तो कॉपी दिखता है, वहां पे शब्द मैच कर जाता है, ठीक। तो दंड क्या है इसका, पनिशमेंट क्या है। एक नई नीति के तहत यूजीसी इंडिया द्वारा परिभाषित विभिन्न साहित्य की चोरी के लिए सजा अलग अलग है। तो 10% आप किसी का कॉपी किए हो तो कोई जुर्माना नहीं है, ठीक। इसको याद रखिएगा। 10 से 40% छात्रों को एक संशोधित पांडुलिपि जमा करने की आवश्यकता है, और यह संकाय का कमियों की साहित्यिक चोरी किए गए पेपर को वापस लेना होगा। तो अगर 0 से 10% तक है, ठीक, तो कोई यहाँ पे जुर्माना नहीं है। 0 से 10% तक है तब कोई जुर्माना नहीं है। अगर 10 से 40 तक पहुंच गए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेपर को वापस लेना पड़ेगा। आपके जो रिसर्च पेपर आपने जमा किया है ना, उसको वापस लेना पड़ेगा। और आपको जो लिपि है उसको जमा करना पड़ेगा। संशोधित पांडुलिपि जमा करने की आवश्यकता है। तो ये क्या होता है, ये 0 से 10% को लेवल 1 में लेते हैं ना, इसको याद रखिएगा। लेवल 1 में रहता है ये। और जो 10 से 4, लेवल 0 बोलते हैं इसको, लेवल 0 में रहता है। और जो 10 से 40% है ना, उसको लेवल 1 में लिया जाता है, लेवल 1 में, ठीक। और जो 40 से 60% है उसको लेवल 2 में। अब 40 से अगर 60% तक आप किसी का डाटा को उपयोग कर लिए, चोरी कर लिए, तो वो हो जाता है लेवल 2 का, यहाँ पे लगता है आपको, ठीक। और 60 से अधिक हो जाता है, 60% प्लस कर दिए वहां पे, तो यहाँ पे लेवल 3 का आपका प्लेगरिज्म लगता है, लेवल 3 का, ठीक। तो 0 से 10% 0 लेवल है, और 10 से 40% तक लेवल 1 है। और 40 से भी 60% तक लेवल 2 है, और 60 प्लस कर दिए, 60% से भी ज्यादा कॉपी कर दिए तो लेवल 3 है ये। तो लेवल में बांट दिया गया है ना इसको। तो अगर 40 से 60% आप कॉपी कर रहे हो तो छात्र को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। संकाय कर्मी के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि वापस ले ली जाएगी। तो जो भी संकाय कर्मी के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हुई है वो वापस ले ली जाएगी। और 2 साल के लिए छात्र को गाइड करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक। अगर आप लोग ने क्या किया है, 60% से ज्यादा प्लेगरिज्म किया है, कॉपी कर लिया है किसी चीज का, तो छात्र को कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। संकाय कर्मियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि 2 साल के लिए वापस ले ली जाएगी। और 3 साल तक छात्रों को गाइड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये लेवल को लिख लीजिएगा ना आप लोग, ये लेवल 3 में रहता है, ये इसको लेवल 3 का प्रेरिज्म मानते हैं। तो क्वेश्चन आ गया है कौन से लेवल का प्रिज्म है करके।
ठीक, 30% कौन से लेवल का प्रेगनिज्म है, कोई 30% कॉपी कर रहा है तो कौन से लेवल का प्रेगनिज्म है, क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। ठीक तो ये लेवल 3 में आता है ये वाला 60, मोर देन 60% लेवल 3 कहलाता है, और 40 से 60% लेवल 2 कहलाता है, लेवल 2 में आता है। और 10 से 40% लेवल 1 में आता है। ये 10 से 40% किस में आएगा, लेवल 1 में आएगा। और ये 10 से 0% क्या आता है, लेवल 0 में आता है। तो इसके लिए कोई सजा नहीं है आपको, 10 से 0% आप कॉपी कर सकते हो, ये लेवल 0 में रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन आया था कि कोई छात्र 30% क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है किसी चीज का, तो कौन से लेवल में आएगा, तो वो कौन से लेवल में आएगा, क्योंकि 10 से 40% किस में आता है, लेवल 1 में आता है, तो वो लेवल 1 में आ जाएगा। लेवल 1 में, लेवल 1 प्रेगनिज्म कहलाता है वो। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है कि कितने से कितने तक को कौन से लेवल में लिया जाता है और क्या क्या सजाएं हैं इसके लिए। तो रिसर्च यहीं पे खत्म है, आज ये रिसर्च का लास्ट क्लास था। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा यहाँ पे क्या कुछ यूनिट स्टार्ट करना है।